हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल एंड गुड। मैं आज आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड पीरियड है, जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं या एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसे एज ऑफ रिवाइवल भी बोला जाता है। इसमें मैं इस पीरियड की हिस्ट्री, इसका लिटरेचर, पोइट्री, इसकी मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए, इसके राइटर्स, इनको मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही डिटेल के साथ। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू करने से पहले एक हिस्ट्री में थोड़ा सा झांक लेते हैं कि इससे पहले क्या था। तो इससे पहले जो एंग्लो सेक्शंस थे, एंग्लो सेक्शन पीरियड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंग्लो सेक्शन जो थे वो ब्रिटेन में, वो इंग्लैंड में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे फ्रॉम 410 AD। अभी मीन्स वो रह रहे हैं इंग्लैंड में, और उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं है उनके पास, उनका सारा लिटरेचर ओरल है, और ओल्ड इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। और उनका जो किंग है इस वक्त वो है हारोल्ड गॉडविंसन। तो ये एक हिस्ट्री है एंग्लो नॉर्मन से पहले एंग्लो सैक्सन की। तो अचानक क्या होता है 1066 AD में, अ ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम स्कैंडिनेविया, कि स्कैंडिनेविया से एक और कब्ज़ा ग्रुप आ जाता है, इन्वेडर्स आ जाते हैं, एक और ग्रुप आ जाता है इनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए एंग्लो सैक्सन के ऊपर। तो वो क्या थे, जो नया ग्रुप आया है एंग्लो सैक्सन को इन्वेड करने के लिए, वो क्या हैं, वो नॉर्मन्स हैं। वो स्कैंडिनेविया से आए हैं, और एंग्लो सैक्सन के ऊपर हमला करने से पहले वो फ्रांस के ऊपर भी हमला कर चुके हैं, नॉर्मेंडे के ऊपर, एंड अडॉप्टेड द फ्रेंच सिविलाइजेशन एंड लैंग्वेज, कि उन्होंने नॉर्मेंडे को फतह कर चुका है, ये एक एरिया है फ्रांस में, और वो फ्रेंच सिविलाइजेशंस को अडॉप्ट कर चुके हैं सारा कल्चर, और वो फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये है कि किस तरह नॉर्मन्स आए एंग्लो सैक्सन्स के ऊपर। तो 1066 AD में क्या होता है कि एक जंग होती है, उस जंग को नाम दिया गया है बैटल ऑफ हास्टिंग्स का। 1066 में जो नॉर्मन्स आए हैं इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उनका जो किंग है उसका नाम है विलियम, और उसको ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडे के नाम से भी याद किया जाता है। और एंग्लो सैक्सन का जो किंग है हारोल्ड गॉडविंसन। तो इनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है 1066 AD में। तो इस जंग का नतीजा क्या निकलता है कि नॉर्मन्स जो आए हैं वो ऑक्युपाइड कर लेते हैं इंग्लैंड को, वो कब्ज़ा कर लेते हैं इंग्लैंड के ऊपर, एंग्लो सैक्सन्स के ऊपर। और इस कॉन्क्वेस्ट को, इस जंग को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का भी नाम दिया गया है। तो ये थी एक छोटी सी, एक ब्रीफ सी हिस्ट्री के किस तरह नॉर्मन्स आए इंग्लैंड में। तो आइए इस एज के कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, और फर्दर मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन चीज़ों को। तो इसके जो मेजर इवेंट्स हैं उसमें हैं कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ये जो दो दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तामीर की गई उसी ज़माने में, एंग्लो नॉर्मन के ज़माने में इंग्लैंड में इनको तामीर किया गया। हैंस इट वाज न्यू पीरियड इन लिटरेरी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये पॉलिटिकल और लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में एक न्यू पीरियड था। द क्रूसेड्स, क्रूसेड्स मीन्स सलीबी जंगें, उर्दू में इन्हें कहते हैं कि सलीबी जंगें। ये एक सीरीज़ थी रिलीजियस जंगों की, ओके, मजहबी जंगों की एक सीरीज़ थी। किन के दरमियान? क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप, यूरोप के क्रिश्चियंस, और मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान ये एक सीरीज़ थी जंगों की, इसे क्रूसेड्स का नाम दिया गया है। पैलेस्टाइन में ये वाक़ हुई थी। तो ये क्रूसेड्स भी इसी एंग्लो फ्रेंच पीरियड में लड़ी गई थी। इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो इन 1362 इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड लॉ, के 1362 में इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और लैंग्वेज ऑफ लॉ का दर्जा दिया गया। नॉर्मन्स ब्रॉड स्कॉलर्स टू रिवाइव नॉलेज, क्रॉनिकल्स टू रिकॉर्ड इवेंट्स विद देम।
तो जो एंग्लो नॉर्मन्स आए थे वो अपने साथ काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी लेके आए थे, काफ़ी सारे लिटरेरी बॉडीज़ भी थी उनके साथ, ताकि वो नॉलेज को रिवाइव कर सकें, ताकि वो हिस्ट्री को और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकें। इसके अलावा जो एक मेजर और एक इम्पोर्टेंट सा और एक पॉजिटिव सा जो इवेंट हुआ वो है प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद होना। इट वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी इन 1450 कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी ये 1450 में जर्मनी में इन्वेंट हो चुकी थी। लेकिन और किसने इन्वेंट किया? जोहेनस गुटनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया था जर्मनी में। लेकिन इंग्लैंड में 1476 में विलियम कैक्सटन एक बंदा था वो लेके आया इंग्लैंड में। मीन्स ये भी एक मेजर इवेंट है इस एज का, एंग्लो फ्रेंच का। मीन्स पॉजिटिव इवेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एक ये क्रूसेड्स लड़ी गई, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ कोड का दर्जा दिया गया, ये प्रिंटिंग प्रेस का आ जाना। तो अब लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं कि इस पीरियड में लैंग्वेज क्या थी। एरिस्टोक्रेसी स्पोक फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच कब्ज़ा कर चुके थे अब इंग्लैंड के ऊपर, और जो हायर क्लास थी उन नॉर्मन्स की वो फ्रेंच ज़बान बोलते थे। जितने भी रॉयल कोर्ट्स के मेंबर्स थे या किंग्स थे या क्वींस थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। लोअर क्लास स्पोक ओल्ड इंग्लिश, तो जो एंग्लो सेक्शंस थी लोअर क्लास जो अब मींस ऑक्यूपाइड हैं वो साफ ज़ाहिर उन्होंने अपनी ज़बान ही बोलनी थी। और जो क्लर्जी थी जो मींस इन बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड लोअर क्लास मींस मिडिल क्लास थी, वो क्या बोलते थे? वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड और न्यू इंग्लिश पीरियड के दरमियान वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है, इसलिए इसे मिडिल इंग्लिश भी बोलते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड। एंग्लो फ्रेंच क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंगल्स और फ्रेंच मीन्स एंगल्स पहले रह रहे थे और फिर फ्रेंच से लोग आए, उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया। तो ये एक कम्बिनेशन है एंगल्स का एंड फ्रेंच का, इसलिए इनको एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड को एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहते हैं कि नॉलेज को रिवाइव किया गया। ये एक लिटरेरी मीन्स लिटरेरी पीरियड था, एक प्रोडक्टिवली लिटरेरीली इट वाज अ प्रोडक्टिव पीरियड्स। मीन्स काफ़ी सारी इसमें राइटिंग्स हुई, लिखी गई और काफ़ी सारे इसमें मस्बत वाक़यात भी नमू पज़ीर हुए। अगर बात करें इसकी लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स की तो वर्ड ऑर्डर बिकेम यूनिफॉर्म, ये इसकी एक लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स है। मीन्स कि जो वर्ड ऑर्डर है ना, आज हमारे पास वर्ड सब्जेक्ट एंड नो सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कि ये वर्ड फॉर्म तभी इसको इन्वेंट किया गया। वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वर अरेंज्ड, इन चीज़ों को अरेंज किया गया। फोनीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, फोनीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। लंदन बिकेम द सेकंड डायलैक्ट, तो जो लंदन में जो डायलैक्ट बोला जाता था उसको स्टैंडर्ड डायलैक्ट का नाम दिया गया, जो आजकल बीबीसी एक्सेंट भी कहलाता है, सदर्न एक्सेंट भी कहलाता है, किंग्स एंड क्वींस एक्सेंट भी कहलाता है, जो इंग्लिश का जो ब्रिटेन में स्टैंडर्ड डायलैक्ट है। तो अगर बात करें थीम्स की कि लिटरेचर में थीम्स कौन से थे, तो उसमें हीरोज़ एंड हीरोइंस के ऊपर लिखा जाता था लिटरेचर, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखा जाता था, मिथ्स के ऊपर बात करते थे या फिर मॉन्स्टर्स के ऊपर लिखते थे, इमेजिनेशन के ऊपर फोकस किया गया, फेथ एंड रिलीजन के ऊपर लिखा गया, फॉर्म एंड जनरा के ऊपर भी लिखा गया। ये थे थीम्स ऑफ लिटरेचर। अगर बात करें पोइट्री और पोइट्स की तो जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ये एक पोइट थे। ही वाज अ वेल्श मंक, ये वेल्स से था, वेल्स एक कंट्री है और ये एक मंक था, चर्च था। ही रोट हिस्टोरिया रिकम ब्रिटेनिया, मीन्स इसने ये एक वर्क लिखा विच मीन्स हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। शेक्सपियर्स किंग लियर, मालोरीज मोर्टेडी आर्थर एंड टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग। तो ये जो तीन वर्क हैं शेक्सपियर का, टेनिसन का और मॉर्ले का, ये बेस्ड हैं उसी के ऊपर। एक और इनका पोइट था वेस,
रोमन डी बर्ट मीन उसने ये वर्क लिखा रिटन इन रोमन एंड फ्रेंच, रोमन और फ्रेंच लैंग्वेज में। फर्स्ट वर्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। लेवमन एक इनका पोइट था। ब्रूट उसने लिखा एक वर्क रिटन इन इंग्लिश। नेम्स ऑफ मिस्टिकल फाउंडर्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रूट्स ऑफ ट्रॉय ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ ब्रिटन्स। ये उसके मीन्स वर्क हैं। पर्ल पोइट का एक कंसेप्ट है। इट इज़ नॉट द नेम ऑफ पोइट, ये पोइट का नाम नहीं है, बट द नेम ऑफ पोइम, ये एक पोइम का नाम है। पोइट इज़ एनोनिमस, पोइट नामालूम है। 4 पोइम्स बाय दिस पोइट, तो इस पोइट से मीन्स ये पोइम्स 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पर्ल्स, क्लीननेस, प्योरिटी एंड पेशेंस, सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट। तो ये और 2 वर्क भी हैं। जॉन गॉर एक और पोइट है, फेलो स्कूल मास्टर ऑफ चौसर, और ये चौसर का फेलो स्कूल मास्टर हैं एंड अ नैरेटिव पोइट है ये। कन्फेशन एमेंटस इसने लिखा है। अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड अ डिवाइन इंटरप्रेटर, मीन्स एक फरिश्ते और एक पोइट के दरमियान जो कोई गुफ्तगू हुई उसके ऊपर ये लिखता है। मीन्स सैटायर ऑन वैनिटीज़ ऑफ द एज, और उस एज की जो वैनिटीज़ हैं उसके ऊपर ये एक सैटायर है। विलियम लैंगलैंड हैं और विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, ये उनका एक वर्क है। अ नोबल पीस ऑफ वर्क इन लिटरेचर। सैटायर ऑन करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मीन्स जो करप्ट रिलीजियस मज़हब से मुतल्लिक़ जितने भी गलत काम थे उन्हीं के ऊपर ये एक सैटायर है। द कैरेक्टर इज़ अ प्रॉफिट हु कंडेम्स द सिंस ऑफ सोसाइटी एंड encourage men to aspire higher life. Feudal system is his ideal. तो उसमें जो मेजर कैरेक्टर है वो एक पैगंबर है, एक पैगंबर है, मीन्स प्रॉफिट है, और वो जो सोसाइटी में गुनाह हैं उनको ख़त्म करने के दरपे है, और वो जो लोगों का ज़िंदगी का जो स्टेटस है ना उसको वो अच्छा बेहतर बनाना चाहता है। और फ्यूडल सिस्टम उसका आइडियल सिस्टम है, मीन्स जागीरदाराना सिस्टम उस प्रॉफिट का आइडियल सिस्टम है। तो फिर आ जाते हैं जॉफरी चौसर साहब, तो इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। और जॉफरी चौसर की लाइफ और कैंटरबरी टेल्स के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। तो जॉफरी चौसर द रिमार्केबल एंड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज, सबसे बड़े पोइट यही थे। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ हिज फेमस वर्क। सम फेमस पोइम्स, तो कुछ फेमस पोइम्स हैं जिनमें Anchoring Revel, Rule of Acronis, a beautiful Old English poem written by Bishop Poore of Salisbury about 3 ladies who want to live a religious life without entering any religious order. तो 3 औरतों के बारे में है कि जो रिलीजियस लाइफ जीना चाहती हैं मगर वो रिलीजन को अपनाना नहीं चाहती। क्रूज़र मंडी, ये एक और पोइम है, वेरी लॉन्ग पोइम अबाउट डीलिंग ऑफ गॉड विद मैन, कि इंसान और खुदा के दरमियान जो मामलात हैं उनके बारे में है। द ओल एंड द नाइटिंगेल, ये 2 परिंदों के दरमियान एक मुबाहिसा है, एक मुकालमा है। इसके बाद आ जाते हैं मेट्रिकल रोमांसेस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी मीन्स पीसेस हैं इस पीरियड के। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये भी एक किस्म का लिटरेचर है। टेल्स इन वर्स, तो मीन्स ये कहानियाँ होती हैं शायरी की सूरत में। तो इनके अगर थीम्स की बात करें तो एडवेंचर्स और लव के ऊपर ये लिखी गई हैं। और नाइटली ड्यूटीज़ मीन्स नाइट्स और जंगजू और वॉरियर्स की बात करते हैं। इसकी मज़ीद 3 इकसाम हैं। मैटर ऑफ ब्रिटन, कुछ मेट्रिकल रोमांसेस ऐसे हैं जो लाइफ एंड स्टोरीज़ ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स के ऊपर बात करते हैं, के बारे में हैं। स्पेशली राउंड टेबल नाइट्स, तो राउंड टेबल नाइट्स, ये नाइट्स एक ख़ास किस्म के जंगजू थे, वॉरियर्स थे किंग आर्थर के कोर्ट में। मीन्स उनके बारे में जो मेट्रिकल रोमांसेस हैं उनको कहा जाता है मैटर ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ फ्रांस के नाम से जो मेट्रिकल रोमांसेस हैं उनमें स्टोरीज़ हैं चार्ली मैगनी, द किंग ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का एक किंग था चार्ली मैगनी, उसके बारे में है। मैटर ऑफ रोम, स्टोरीज़ अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड ट्रोजन वॉर्स ऑफ द ट्रॉय। तो मेट्रिकल रोमांसेस को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फिर आ जाते हैं शेवल्री। शेवल्री मीन्स द मेडिवियल नाइटली सिस्टम विद इट्स रिलीजियस मोरल एंड सोशल कोड, कि मेडिवियल एजेस में जो नाइट्स थे या उनका जो सिस्टम था, नाइटली सिस्टम था किंग्स का,
विद इट्स रिलीजियस मोरल एंड सोशल कोड के, उसमें रिलीजन भी इन्वॉल्व था, सोशल कोड्स भी उसके कुछ थे, उसको कहते हैं शिवलरी। मीन्स ये किंग्स और कोर्ट के बारे में है, रॉयल फैमिली के बारे में और उनके जो नाइट्स हैं उनके बारे में। अ टाइप ऑफ प्रोज एंड वर्स नैरेटिव फैंटास्टिक स्टोरीज अबाउट मार्वल फिल्ड एडवेंचर्स। मीन्स ये एक प्रोज की एक टाइप है एंड वर्स नैरेटिव है और बहुत फैंटास्टिक इसमें स्टोरीज़ हैं। अगर बात करें ड्रामास की, प्लेस की, तो इसमें मेरेकल प्लेस लिखे गए अबाउट मैंस क्रिएशन, मीन्स मौजज़ाती ड्रामे लिखे गए। ज़्यादातर उनका फोकस, उनके थीम्स क्या थे कि मौजज़ात के ऊपर लिखते थे कि कोई मौजज़ा होता है और उस ड्रामा का जो है एंड वो हो जाता है। और इसमें इंसान की तख्लीक, उसके डाउनफॉल, मीन्स उसका जो हेवन से, जन्नत से निकाला गया था हज़रत आदम को, उसके बारे में है। द डे ऑफ जजमेंट और ये मैशर के बारे में भी ये प्लेस हैं, मेरिकल प्लेस। मोरालिटी प्लेस, मोरालिटी कहते हैं अखलाकियात को। अबाउट स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गॉड एंड द इवल्स विर्चू एंड वाइसेस, मीन्स गुनाह और सवाब के दरमियान जो बातें होती हैं उनके मुतल्लिक़ है। गॉड और इवल्स के बारे में, मीन्स अच्छाई और बुराई, खुदा और शैतान से मुतल्लिक़ ये प्लेस हैं। मिस्ट्री प्लेस अबाउट बाइबल स्टोरीज़, मिस्ट्री कहते हैं राज को, तो मीन्स बाइबल की जो स्टोरीज से मुतल्लिक़ जो प्लेस हैं उनको कहते हैं मिस्ट्री प्लेस। अगर बात करें प्रोज की, तो द मिडिल इंग्लिश प्रोज वाज रिलीजियस इन नेचर, तो जितने भी प्रोज लिखे गए वो रिलीजन से रिलेटेड थे, रिलीजियस प्रोज थे, रिलीजन के ऊपर लिखे गए, उनमें एक रिलीजियस टच था। एंक्रेने, रेवल और द एंक्रेस इज़ द फेमस वर्क, तो ये दो फेमस वर्क हैं इस पीरियड के। तो कुछ और सम की डेट्स हैं और सम की इवेंट्स हैं इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड के। उनमें सबसे पहला है द ब्लैक डेथ, मीन्स जो ताउन की बीमारी फैली थी इंग्लैंड में, तो ये इसी एंग्लो फ्रेंच पीरियड में वाक़ हुआ था ये मामला, द प्लेग। और ये कहते हैं कि 45% ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन वाज डाइड, मीन्स 45% जो अवाम थी वो मर गई इसी प्लेग की वजह से। प्लेग कहते हैं ताउन को, ताउन, और ये चूहों की वजह से फैलता है, रैट्स की वजह से। द 100 Years War, अप्रैल 1337, मीन 100 Years War ये क्या है? अ सीरीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट्स फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी जंगें, ये 100 साल के ऊपर मुहित हैं, ये भी इसी दौर में लड़ी गई थी। और ये जो फ्रांस का जो बादशाह थी उसके लिए लड़ी गई थी ये जंगें। वार ऑफ रोजेस, तो ये वार ऑफ रोजेस ये भी एक सीरीज़ है जंगों की, और ये इंग्लैंड के दो किंग्स के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान लड़ी गई थी। अ सीरीज़ ऑफ ब्लडी सिविल वॉर्स फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिटवीन टू कंपीटिंग रॉयल फैमिलीज, मीन्स दो रॉयल फैमिलीज़ आपस में लड़ी, किसके लिए? बादशाह के लिए। उनमें से एक फैमिली थी द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर। इसके बाद है बैटल ऑफ एग्नीकॉर्ड, तो बैटल ऑफ एग्नीकॉर्ड डिसिसिव बैटल इन द 100 Years वार, ये 100 Years वार का एक हिस्सा थी, मीन्स फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। दैट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश ओवर द फ्रेंच, और इसका नतीजा ये निकला बैटल ऑफ एग्नीकॉर्ड का, जो इंग्लैंड था उसने कब्ज़ा कर लिया फ्रांस के ऊपर। इसके बाद है मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय जॉन ऑन 15 जून 1215। तो मैग्ना कार्टा एक किस्म की एक ट्रीटी है, एक मुआहदा है। तो इंग्लैंड में क्या था कि जितने भी रूल्स थे वो सिर्फ अवाम के ऊपर लागू होते थे। वो रॉयल कोर्ट में जितने बंदे थे, रॉयल फैमिलीज़ थीं या किंग्स थे, क्वींस थीं या उनके बच्चे थे, वो इन रूल्स से मुस्तस्ना थे। मीन्स जितने भी रूल्स थे वो अवाम पे लागू होते थे, लोअर क्लास के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर, लेकिन जो हायर क्लास थी या जो किंग्स थे या जो कोर्टियर्स थे उनके ऊपर वो रूल्स का अतलाक नहीं करते थे। तो ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी थी। तो क्या हुआ, मैग्ना कार्टा एक मुआहदा है, and it was issued in June 1215 and was the first document to put into writing the principles that the king and his government was not above the law, कि जो किंग्स हैं या जो गवर्नमेंट है
कि गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उसके ऊपर भी जो कानून है उनका इतलाक़ होगा, वो इससे मुस्तस्ना नहीं होंगे। इट sought टू प्रिवेंट द किंग फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग हिज पावर, मीन्स इससे पहले जो किंग्स थे वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते थे और कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था, क्यों कि उनके ऊपर किसी कानून का इतलाक़ नहीं होता था। एंड प्लेस्ड लिमिट्स ऑफ रॉयल अथॉरिटी बाय एस्टेब्लिश्ड लॉ एज अ पावर इन इटसेल्फ। तो इन लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशंस थी उनसे क्या हुआ कि वो लिमिटेड हो गए किंग्स। बैटल ऑफ बेंकमबर्न, तो बैटल ऑफ बेनॉकबर्न वाज फॉट ऑन 23 एंड 24 ऑफ जून इन 1314। ये भी एक जंग है बिटवीन द आर्मी ऑफ रॉबर्ट ब्रूस किंग ऑफ स्कॉट, मीन्स किंग ऑफ स्कॉट, स्कॉटलैंड के किंग, और इंग्लैंड के किंग एडवर्ड टू के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। द पीजेंट रिवॉल्ट, तो ये भी सबसे अहम एक मामला है उस दौर का। क्या था कि उसमें पीजेंट कहते हैं किसान को, फार्मर को। तो जो फार्मर्स थे उस उनके ऊपर एक पोल टैक्स लगाया गया, और वो पोल टैक्स क्या था कि जिनकी भी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी वो अपनी इनकम से गवर्नमेंट को देंगे। इससे पहले भी लोगों के ऊपर टैक्स थे, लेकिन वो लोग दे रहे थे, वो इतने सीवियर नहीं थे, वो इतने शदीद नहीं थे कि पे ना किए जा सके। मीन्स अवाम खुश थी उनसे, उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो पोल टैक्स था ना, ये बहुत भारी भरकम किस्म का टैक्स था, और इस पोल टैक्स के अगेंस्ट मीन्स एक रिवॉल्ट हुआ, एक जंग की गई, तो वो भी इसी दौरान में हुई, वॉट टेलर रिबिलियन। और इस पीजेंट रिवॉल्ट को वॉल्ट टेलर रिबिलियन भी कहते हैं, क्योंकि वॉट टेलर एक आदमी था जिसने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की उस पोल टैक्स के ख़िलाफ़। और द ग्रेट रेसिंग भी इसे कहा जाता है। द पीजेंट रिफ्यूज टू पे द पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या था? इक्विवेलेंट टू अ कपल ऑफ डेज लेबर वाज अप्लाइड टू एनीवन एज्ड ओवर 15 ईयर्सली, ओनली beggars वर एग्जाम। मीन एक ऐसा टैक्स था जो मीन्स काफ़ी कई दिनों की जो उजरत होती है, जो मजदूरी होती है, उनके बराबर, उन पैसों के बराबर था, और जो भी 15 साल से ज़ायद हो वो देगा, और सिर्फ जो भिखारी थे उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होता था। एंड देयर अपोजिशन स्प्रेड टू सराउंडिंग विलेजेस इन एक्सेस एंड कैंट। तो ये दो लोकेशंस हैं, दो एरियाज़ हैं इंग्लैंड में। तो इनमें सबसे पहले इस रिवॉल्ट, इस जो पोल टैक्स था इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, और वाट टेलर था वो बंदा जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई। पीजेंट गैदर टुगेदर, मीन्स जो किसान थे वो इकट्ठे हुए, एक ही प्लेटफार्म पे जमा हुए, एंड स्टार्टेड टू मार्च टूवर्ड्स लंदन, और लंदन की तरफ उन्होंने मार्च शुरू किया, लेड बाय अ मैन नेम्ड वाट टेलर, और वाट टेलर उनका लीडर था इस मामले में। तो ये थी चंद बातें जो इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में थी, एंग्लो फ्रेंच पीरियड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।